हम देखेंगे पॉलीसाइथीमिया वेरा पैथोमा से। तो इसमें कहा है कि नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए मेच्योर माइलॉइड सेल्स की, स्पेशली आरबीसीज की, तो उसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा। ग्रेन्युलोसाइट और प्लेटलेट्स से होते हैं ना, वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये है JAK2 काइनेज की म्यूटेशन के साथ एसोसिएटेड है, जो बात अभी हम पढ़ के आए हैं। क्लिनिकल सिम्टम जो इसमें होते हैं वो ज़्यादातर हाइपर विस्कोसिटी की वजह से होंगे, यानी पेशेंट को ब्लरी विजन होगा, हेडेक होगा, और उसको वीनस थ्रोम्बोसिस का रिस्क ज़्यादा होगा, ज़्यादातर हेपेटिक वेन में, पोर्टल वेन में और ड्यूरल साइनसिस में। यहाँ पे वीनस थ्रोम्बोसिस ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा प्लिथोरा होगा। प्लिथोरा कहते हैं कि फेस जो है वो फ्लश्ड नज़र आए, क्यों? ड्यू टू कंजेशन, ठीक है। रेड किस्म का फ्लश्ड फेस नज़र आएगा, रेड सा। इसके अलावा पेशेंट को इचिंग होगी, स्पेशली जब वो नहाएगा, क्यों? क्योंकि उसका हिस्टामीन रिलीज़ हो रहा है, जो मास्ट सेल बढ़ गए हैं उनकी वजह से। ट्रीटमेंट हमने फेबोटोमी करना होता है, और सेकेंड लाइन थेरेपीज में हाइड्रोक्सी यूरिया होता है। एक फ्लेबोटोमी है, उसके बाद सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में हाइड्रोक्सी यूरिया देंगे। ये असल में हेमेटोपोइटिक प्रोजेनिटर की ग्रोथ को ही जो है ना इनहिबिट कर देता है हाइड्रोक्सी यूरिया। इसके अलावा भी इसका डिटेल में मैकेनिज्म है, लेकिन इतनी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। बस आपने इसमें याद रखना है कि हाइड्रोक्सी यूरिया दिया जाता है। आगे हम मेडिसिन में जब चल के इसका डीपली मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब ट्रीटमेंट के बगैर जो पेशेंट की ना डेथ हो जाती है 1 ही साल के अंदर पॉलीसाइथीमिया वाले, तो पॉलीसाइथीमिया वेरा को हमें जो है रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया के साथ भी डिस्टिंग्विश करना चाहिए। पॉलीसाइथीमिया वेरा में जो एरिथ्रोपोइटिन का लेवल है वो हमें कम मिलता है, और इसीलिए ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है ना आर्टीरियल ब्लड की, वो हमें नॉर्मल मिलती है, बेशक एरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम मिलता है, ठीक है। रिएक्टिव जो पॉलीसाइथीमिया है वो हाई एल्टीट्यूड की वजह से होती है या किसी लंग डिजीज़ की वजह से, जबकि उसमें जो है आर्टीरियल ब्लड की जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो उसमें लो होगी, और उसमें एरिथ्रोपोइटिन बढ़ा हुआ होगा। तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों में। इसके अलावा रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया एक्टोपिक एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन की वजह से होता है, जो कि रीनल सेल कार्सिनोमा में बन रहा होता है, और एरिथ्रोपोइटिन इसमें हमें हाई मिलता है, और उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है ब्लड की, वो भी हमें इसमें नॉर्मल मिलती है। जब ये रीनल सेल कार्सिनोमा एक्टोपिक एरिथ्रोपोइटिन बनाता है, और फिर जो रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया होती है, तो उसमें ये नॉर्मल मिलेगा। अब हम इरफान मसूद से देखें ये टॉपिक्स। तो पॉलीसाइथीमिया वेरा की डेफिनेशन है कि आरबीसीज जो होते हैं वो बढ़ जाएं। आरबीसी का मास, इंक्रीज इन द आरबीसी मास विथ या विदाउट द इंक्रीज इन द ग्रेन्युलोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स इन द एब्सेंस ऑफ फिजियोलॉजिक स्टिमुलस। कोई फिजियोलॉजिक स्टिमुलस नहीं है, आरबीसी का मास बढ़ जाए। ग्रेन्युलोसाइट और प्लेटलेट्स का बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता, इसको कहेंगे पॉलीसाइथीमिया वेरा। ये एक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें क्लोनल एक्सपेंशन हो जाती है हमारे माइलॉइड स्टेम सेल्स की। दैट इज़ कि हमारे जो आरबीसीज है उनका ग्रेन्युलोसाइट्स, प्लेटलेट्स और मास्ट सेल्स का जो नंबर है वो मतलब बढ़ जाएंगी। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इस तरह होगी कि पेशेंट हाइपर विस्कोसिटी होगी, इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। अब ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाने की वजह से उसको हेडेक होगा, डिजीनेस, टिनाइटस होगा और ब्लर विजन होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, विस्कोसिटी बढ़ी है तो थ्रोम्बोसिस हो सकती है, इसको हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसमें जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, स्ट्रोक का और डीप वीनस थ्रोम्बोसिस का रिस्क जो है बढ़ जाता है पॉलीसाइथीमिया वेरा में। उसके अलावा है बर्ड-चियारी सिंड्रोम। बर्ड-चियारी सिंड्रोम मैंने आपको बताया कि थ्रोम्बोसिस हो जाए अगर हेपेटिक वेन में, इसकी डिटेल हम बाद में जीआईटी में पढ़ेंगे, अभी आप यही याद रखें, ठीक है। तो वो इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसके अलावा एमाउरोसिस फोगस, यानी ट्रांजिएंट ब्लाइंडनेस ड्यू टू अक्लूजन ऑफ द ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। ये ट्रांजिएंट होती है, ठीक है, जब वो ब्लॉक हो जाए, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की बात हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एमाउरोसिस फोगस। ये भी विस्कोसिटी बढ़ जाने की वजह से थ्रोम्बस बन गया है, तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है। एंड ओक्यूलर माइग्रेन भी पेशेंट को हो सकता है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन है उनमें पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, यानी एपिस्टेक्सिस, वो ईजिली ब्रूज करेगा। ये एबनॉर्मल प्लेटलेट फंक्शन की वजह से हुआ है। बेशक प्लेटलेट्स वगैरह सारे सेल्स बड़े तो हैं, लेकिन उसकी जो है फंक्शनली जो है वो एबनॉर्मल है। इसके अलावा पेशेंट को प्लूराइटिस होगा जब वो हॉट बाथ लेगा। ऐसा हो रहा है क्योंकि हिस्टामिन बेसोफिल्स में से रिलीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा हिस्टामिन, क्योंकि बेसोफिल्स भी बड़े हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होगी क्योंकि बेसोफिल्स से हिस्टामिन रिलीज़ हो रहा है। और गाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि यूरिक एसिड का बन रहा है ज़्यादा, क्योंकि सेल का टर्न ओवर ज़्यादा हो रहा है। सेल देखें ना, इतने ज़्यादा बन रहे हैं तो टूट भी तो रहे हैं, फिर और ज़्यादा बन भी रहे हैं,
टर्नओवर की वजह से यूरिक एसिड बढ़ेगा, यूरिक एसिड की वजह से गाउट होगा। पेशेंट कौन से साइंस के साथ प्रेजेंट करता है कि उसकी स्प्लीन इनलार्ज मिलेगी हमें, स्प्लीनोमेगेली और प्लिथोरा होगा, यानी उसका जो फेस है वो रेड नज़र आएगा, फ्लशी नज़र आएगा, क्योंकि उसकी जो कंजेशन हो गई है ब्लड वेसल्स की, तो उसको प्लिथोरा कहते हैं। इसके अलावा पेशेंट को जो है हाइपरटेंशन हो सकती है क्योंकि ब्लड विस्कोसिटी बढ़ी है, और पॉलीसाइथेमिया वेरा में, ठीक है, और इनगॉज रेटाइनल वेन्स होंगी, ठीक है, ये साइंस है इसके। अब लैब फाइंडिंग्स जब हम करवाएंगे तो हमें लैब फाइंडिंग्स में हीमोग्लोबिन जो है मेन में 18.5 ग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा मिलेगा। मेल्स में लास्ट लिमिट जो है 16 होती है ना, 13.2 से लेकर 16.7 होता है नॉर्मल, तो लेकिन यहाँ पे जो है 18.5 से भी ज़्यादा मिलेगा, जबकि फ़ीमेल का नॉर्मल होता है 11.9 to 15.0, तो इसका फीमेल्स का अब 16.5 से भी बढ़ जाएगा। ये हीमोग्लोबिन की वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा जब हम उनका प्लाज्मा वॉल्यूम देखेंगे तो वो भी हमें ज़्यादा मिलेगा, इंक्रीज्ड। ओनली टाइप ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा जिसमें प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाता है वो है पॉलीसाइथीमिया वेरा, इस वाली पॉलीसाइथीमिया में। आगे हम डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ेंगे पॉलीसाइथीमिया की। इसके अलावा हमें लैब्स में एरिथ्रोपोइटिन के लेवल डिक्रीज़ मिलेंगे, और जो ओनली टाइप ऑफ पॉलीसाइथीमिया है विथ डिक्रीज्ड एरिथ्रोपोइटिन वो यही है पॉलीसाइथीमिया वेरा। ऑक्सीजन सेचुरेशन पेशेंट की नॉर्मल रहेगी। JAK2 म्यूटेशंस जो कि हमने मेन कॉज पढ़ा है अभी बेसिक और पैथोमा से, ये जो है 95% ऑफ केसेस में कॉज बनता है पॉलीसाइथीमिया वेरा का। अब हम मॉर्फोलॉजी पे हैं तो बोन मेरो और पेरिफेरल स्मेयर में हमें क्या मिलेगी मॉर्फोलॉजी कि पॉलीसाइथीमिया वेरा में हाइपर सेलुलर मेरो होगा, सेल्स ज़्यादा बन रहे हैं ना इसलिए, और आयरन कम मिलेगा क्योंकि सेल्स आयरन तो यूटिलाइज किए जा रहे हैं, आयरन कम होगा। मेगा केरोसाइटिक हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, प्लेटिलेट्स का हाइपरप्लेजिया। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्पेंट फेज़, ये हमने बेसिक में भी पढ़ा, ये एक एडवांस स्टेज होता है पॉलीसाइथीमिया वेरा का, आगे चल के मतलब ये इसमें चली जाती है स्पेंट फेज़ में। इसमें क्या होता है कि एक्सटेंसिव मैरो फाइब्रोसिस हो जाती है जो कि डिस्प्लेस कर देती है हमारे हेमेटोपोइटिक सेल्स को। इस एक्सटेंसिव मैरो फाइब्रोसिस की वजह से, बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस की वजह से वो डिस्प्लेस हो जाएंगे सेल्स। फिर जब हम पेरिफेरल स्मेयर की मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो उसमें बेजोफिल्स ज़्यादा मिलेंगे और बहुत ही एबनॉर्मली बड़े बड़े से प्लेटिलेट्स हमें ब्लड में नज़र आएंगे पेरिफेरल स्मेयर में। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी याद रखिएगा। अब जो है एक टेबल बना हुआ है जिसमें जो है टाइप्स लिखी हुई हैं पॉलीसाइथीमिया की। तो इसमें जो है मेनली 4 मेन क्लासेस लिखी हुई हैं। पहली है प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, फिर एप्रोप्रिएट सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, इनएप्रोप्रिएट सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया का मैकेनिज्म यही है माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, जो अभी तक हम पढ़ के भी आए वो मोस्टली जो है प्राइमरी है, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। इसमें मतलब माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, प्रोलिफरेशन का मसला हुआ है, ठीक है। मल्टीपोटेंट जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं उनकी क्लोनल एक्सपेंशन होगी इसमें। तो इसकी एग्जांपल है पॉलीसाइथीमिया वेरा जो अभी पढ़ी है। तो लैब्स पे हमें इसमें आरबीसी का मास बढ़ा हुआ मिलेगा, और इसके अलावा प्लाज्मा का वॉल्यूम याद रखिएगा इसमें हमें इंक्रीज़ मिलेगा। अभी हमने बात पढ़ी कि ओनली जो पॉलीसाइथीमिया जिसमें प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है वो यही है पॉलीसाइथीमिया वेरा में। ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है आर्टीरियल ब्लड की वो इसमें नॉर्मल रहेगी और एरिथ्रोपोइटिन भी नॉर्मल होगा। जो दूसरी टाइप है एप्रोप्रिएट सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि एप्रोप्रिएट पॉलीसाइथीमिया जो है वो तब होती है जब एरिथ्रोपोइटिन बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है एरिथ्रोपोइटिन? जब टिश्यू को हाइपोक्सिया होता है तो उसके रिस्पॉन्स में एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनेगा, एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनेगा तो और ज़्यादा आरबीसी बनेंगे, ठीक है। तो उसको कहेंगे सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। अब ये हाई एल्टीट्यूड पे जाने की वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया होगा और ये सारा मैकेनिज्म होगा साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में या लंग डिजीज़ में। तो जाहिर सी बात है इसमें आरबीसी का मास में इंक्रीज़ मिलेगा, लेकिन प्लाज्मा का वॉल्यूम नॉर्मल ही रहेगा। और इसके अलावा इसमें भी आर्टीरियल जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो इसमें कम हो जाती है। आर्टीरियल ब्लड की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम मिलेगी, ठीक है, हमें लैब में, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, तो अभी हमें इसकी सैचुरेशन कम मिलेगी। और जब हम एरिथ्रोपोइटिन का लेवल देखेंगे तो वो जाहिर सी बात है इंक्रीज़ होंगे, जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है। अगली टाइप है इनएप्रोप्रिएट सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। अभी एप्रोप्रिएट वाली पड़ी, इनएप्रोप्रिएट जो है दैट इज़ के इसमें इंक्रीज्ड एरिथ्रोपोइटिन मिलेगा किसी एक्टोपिक साइट से, यानी टिश्यू का हाइपोक्सिया नहीं है, ऐसे ही किसी एक्टोपिक साइट से एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बन रहा है, जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा एग्जांपल हो गई, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा।
तो इनकी वजह से एक्टोपिकली एरिथ्रोपोएटिन ज़्यादा बन रहा है और रेड सेल का मास बढ़ रहा है। रेड सेल मास हमें ज़्यादा मिलेगा, प्लाज्मा का वॉल्यूम इसमें भी नॉर्मल रहेगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी नॉर्मल ही हो रही है उस पेशेंट की, वहाँ पे तो हाइपोक्सिया वगैरह था इसलिए कम हो रही थी, और एरिथ्रोपोएटिन का लेवल इसमें इंक्रीज मिलेंगे। देन है रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया, तो ये तब होती है जब प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो जाता है। अब मेन इसमें मसला यही है कि प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हुआ है तो आरबीसी हमें इंक्रीज़ मिलेंगे, सॉरी इसमें आरबीसी जो है हमें नॉर्मल मिलेंगे। ठीक है, रेड सेल्स नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो गया तो वो उसे रिलेटिवली अगर हम उसको देखेंगे कंपेयर करके तो हमें उसको पॉलीसाइथीमिया कह रहे हैं। वैसे उनका काउंट जो है वो रेड सेल का मास नॉर्मल ही रहेगा, ये बस प्लाज्मा के वॉल्यूम कम होने की वजह से हुआ है। तो वॉल्यूम डिप्लीशन इसका कॉज है, जिसमें वॉमिटिंग डायरिया आ जाता है। आरबीसी मास नॉर्मल होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हुआ है, तो इसके अलावा ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही है, एरिथ्रोपोएटिन भी नॉर्मल ही है। ठीक हो गया, ये बहुत ईजी टाइप्स है इसकी 4, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एसी की वगैरह आ सकता है। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं, ट्रीट कैसे करेंगे? फ्लेबोटोमी करेंगे, बार बार पेशेंट का जो है ब्लड निकालेंगे थोड़ा सा, ताकि उसका जो है रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम हो। इसके अलावा हम लो डोज एस्पिरिन का भी ट्रीटमेंट में देते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, लो डोज। हाइड्रोक्सी यूरिया जो कि अभी हमने पढ़ा ट्रीटमेंट है, ये अगर हाई रिस्क है थ्रोम्बोसिस का पेशेंट को तो हम उनको हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं। इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट में गाउट जो हो रही है टर्नओवर ज़्यादा की वजह से, तो उसमें हम एलोपेरिनोल दे सकते हैं, और प्लूराइटिस के लिए हम एंटीहिस्टामिन। क्लिनिकल पल्स में है लैब ल्यूकोसाइड एल्कलीन फॉस्फेटेज, ये जो होता है ना, ये पॉलीसाइथीमिया वेरा में बढ़ जाता है। ठीक है, ये इसमें मतलब इंक्रीज़ होगा लैब ल्यूकोसाइड का एल्कलीन फॉस्फेटेज स्टेन है ये। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा आप, जबकि हमने CML पढ़ा था क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, उसमें हमने डिस्टिंग्विश किया था उसको ल्यूकोमोइड रिएक्शन से। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि CML में हमें लैब यानी ल्यूकोसाइड एल्कलाइन फॉस्फेटेज नेगेटिव मिलता है, तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि उसमें हमें डिक्रीज़ मिलता है, जबकि ल्यूकोमोइड रिएक्शन में हमने देखा था कि वो पॉजिटिव था। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस। हॉलमार्क प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस का है कि डेवलपमेंट हो जाए ऑब्लिटरेटिव यानी ब्लॉक करने वाली ऑब्लिटरेटिव मैरोफाइब्रोसिस हो जाए, जो बोन मैरो की हेमेटोपोएसिस को कम कर दे और उसके नतीजे में साइटोपिनियाज हो और एक्सटेंसिव एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोएसिस हो, यानी बोन मैरो में हेमेटोपोएसिस ना हो, कहीं और लिवर स्प्लीन वगैरह में हो। इसको हम कहते हैं प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस। हिस्टोलॉजिकली जो अपीयरेंस है इसमें वो आइडेंटिकल होती है स्पेंट फेस की तरह। स्पेंट फेस जो हमने पढ़ा ना, जो पॉलीसाइथीमिया वेरा में भी था, उसी तरह ये हमें हिस्टोलॉजिकली ये मिलेगा। लेकिन जो स्पेंट फेस जो है वो जो कि यूजुअली लेट कोर्स होता है माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स का, उस तरह की हमें हिस्टोलॉजिकली अपीयरेंस मिलेगी यहाँ पे। तो ये सिमिलैरिटी आल्सो एक्सटेंड करती है अंडरलाइंग पैथोजेनेसिस। जैक स्टैट सिग्नलिंग, ये जो है ना अंडरलाइंग ड्राइवर होता है इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस। तो JAK2 म्यूटेशंस जो है वो प्रेजेंट होती हैं 50 to 60% केसेस में, और एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस होती हैं माइलो प्रोलिफरेटिव लीजन्स में। सॉरी, JAK2 म्यूटेशंस हमें 50 to 60% केसेस में मिलेंगी, और जबकि हमें बाकी कौन सी म्यूटेशंस मिलेंगी, एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस मिलेंगी MPL में। MPL क्या है, एक थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर है, ये वाली जो है एडिशनल हमें 1 to 5% केसेस में इस तरह की म्यूटेशंस भी मिलेगी। तो ये दो तरह की इन्होंने म्यूटेशंस बताई हैं, JAK2 और एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस इन द MPL। मोस्ट रिमेनिंग बाकी केसेस हैं उनमें हमें म्यूटेशंस मिलेंगी जो हाइपोथेसाइज हुई हैं कि वो स्टिमुलेट करती है इंक्रीज जैक स्टैट सिग्नलिंग को। अब क्यों JAK2 की म्यूटेशन एसोसिएटेड है पॉलीसाइथीमिया वेरा के साथ कुछ पेशेंट्स में और प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस के साथ कुछ पेशेंट्स में, तो इस बात का हमें नहीं पता, लेकिन डिफरेंसेस है ना, जो वो सेल ऑफ ओरिजिन में है और जेनेटिक बैकग्राउंड में, जो राइज देता है इन दो डिसऑर्डर्स को, प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस और पॉलीसाइथीमिया वेरा को। अब ये बिलीव हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक मैरोफाइब्रोसिस जो है वो होती है क्योंकि इनअप्रोप्रिएट रिलीज होता है फाइब्रोजेनिक फैक्टर्स का। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये नियोप्लास्टिक जो मेगाकैरियोसाइट्स है ना, प्लेटलेट्स नियोप्लास्टिक, उनमें से फाइब्रोजेनिक फैक्टर बन रहा है और उसकी वजह से ये मैरोफाइब्रोसिस हो रही है। अब दो फैक्टर सिंथेसाइज कर रहे होते हैं हमारे मेगाकैरियोसाइट्स जो इसमें इम्प्लिकेटेड है, एक है प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर और TGF बीटा।
अब अगर हम रिकॉल करें तो प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो है और TGF बीटा ये फाइब्रोब्लास्ट माइटोजेंस है। इन एडिशन जो TGF बीटा है ये कोलेजन की डिपोजिशन को भी प्रमोट करता है और एंजियोजेनेसिस करवाता है। तो दोनों ये चीज़ें कोलेजन की डिपोजिशन और एंजियोजेनेसिस हमें माइलोफाइब्रोसिस में मिलती है। समझ आई? जैसे अब मैरो की फाइब्रोसिस प्रोग्रेस करेगी तो डिस्प्लेस्ड हमारे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो है ना वो अपनी जगह जो है ले लेंगे निचेस इन द सेकेंडरी हेमेटोपोइटिक ऑर्गन्स में, जैसे कि स्प्लीन में चले जाएंगे, लिवर में, लिम्फ नोड्स में। तो इसके नतीजे में हमें एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस इसीलिए मिलती है। अब अनकम्प्लीटली अंडरस्टूड रीजंस के लिए रेड सेल की प्रोडक्शन जो है एक्स्ट्रा मेडुलरी साइड पे हमें डिसऑर्डर मिलती है। अब ये फैक्टर और इसके अलावा इसके साथ साथ मैरो के फंक्शन के सप्रेशन, यानी एक तो रेड सेल की प्रोडक्शन डिसऑर्डर हो रही है एक्स्ट्रा मेडुलरी साइड पे और दूसरा कि मैरो का फंक्शन भी सप्रेस हो गया, तो इसकी वजह से मॉडरेट या सिवियर अनीमिया हो सकती है, मॉडरेट से सिवियर तक। प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस वाले पेशेंट की मॉर्फोलॉजी इस तरह होगी कि उनके पेरिफेरल ब्लड में स्मेयर में मार्कली एबनॉर्मल रेड सेल्स मिलेंगी जिनमें बिजार शेप्स होंगी जिनकी, यानी पोइकिलोसाइट्स, टीयर ड्रॉप सेल्स और न्यूक्लिएटेड प्रीकर्सर्स भी हमें कॉमनली मिलेंगे इमेच्योर वाइट सेल्स के साथ। इमेच्योर वाइट सेल कैसे? माइलोसाइट्स हो गए, मेटामाइलोसाइट्स, इनके साथ हमें न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोइड प्रीकर्सर मिलेंगे। ठीक है, एरिथ्रोइड में तो एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोइड प्रीकर्सर जो है उनमें तो होता है, तो वो मिलेंगे। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ फाइंडिंग्स मिलेंगी जिसको हम कहते हैं ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो मतलब ये जो सारे सेल्स मिल रहे हैं, पोइकिलोसाइट, टीयर ड्रॉप, न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोइड प्रीकर्सर, इमेच्योर वाइट सेल्स, इस सारे पिक्चर को हम कहते हैं ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टोसिस। फिगर देखिए, इसमें शोन है यहाँ पे प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस पेरिफेरल ब्लड फिल्म में। इसमें 2 न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोइड प्रीकर्सर्स दिखाए गए हैं और इसमें हमें सेवरल टीयर ड्रॉप देंगे सेल्स नज़र आ रहे हैं। इनको हम टीयर ड्रॉप सेल्स को डेक्रोसाइट्स भी कहते हैं। इमेच्योर माइलोइड सेल्स जो हैं वो बाकी फील्ड्स में भी मिलते हैं। इसी तरह के आइडेंटिकल हिस्टोलॉजिकल पिक्चर जो है वो हमें बाकी डिजीज़ में भी मिलती है जिनमें मैरो डिस्टॉर्शन होती है और फाइब्रोसिस होती है, तो उन डिजीज़ में भी हमें इसी तरह की पिक्चर मिलती है। अब एबनॉर्मली लार्ज यानी बड़े बड़े से जो प्लेटलेट्स हैं वो भी ऑफन हमें मिलेंगे। बोन मैरो जो है एडवांस केसेस में हाइपोसेल्युलर हो जाएगा और डिफ्यूजली फाइब्रोटिक होगा, जबकि अर्ली कोर्स में क्या होगा कि ये हाइपर सेल्युलर होगा, सेल्स ज़्यादा होंगे और सिर्फ इनमें फोकल एरियाज़ होंगे, कहीं कहीं पे फाइब्रोसिस होगी। ये कंपेयर कर लें इसको, ठीक है। थ्रू आउट द कोर्स क्या होगा कि मैरो में मैगो के जो साइट्स यानी प्लेटलेट्स मौजूद होंगे क्लस्टर्स की फॉर्म में और उनमें कैरेक्टरिस्टिक हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लियाई होगा विद क्लाउड लाइक आउटलाइन, यानी उसके न्यूक्लियाई में क्लाउड लाइक आउटलाइन मिलेगी हमें। मार्क्ड स्प्लीनोमेगैली जो कि एक्सटेंसिव एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस की वजह से हो रही है वो ऑफन एसोसिएटेड होगी सब कैप्सुलर इन्फार्क्ट। देखिए स्प्लीन जब इनलार्ज होती है तो उसमें इन्फार्क्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस होगी, तो वो बिल्कुल उसको रेड बल्ब को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी उसकी वेसल्स वगैरह को। तो रेड बल्ब इतना इनलार्ज होगा कि वेसल्स को कंप्रेस करेगा, तो इसलिए इन्फार्क्ट्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें भी देखें सब कैप्सुलर इन्फार्क्ट टिपिकल है। स्प्लीन का वज़न 4000 ग्राम हो सकता है और ये रफली 20 टाइम्स अपनी नॉर्मल वेट से ज़्यादा हो जाएगी। मॉडरेट किस्म की हेपेटोमेगैली भी हमें मिलती है एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस की वजह से। हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो इतने डिग्री के सफिशिएंट नहीं होते कि इतनी ज़्यादा इनलार्जमेंट दिखाएं। ठीक है, अब हम क्लिनिकल फीचर्स देखें तो प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस यूजुअली जो है ओल्डर लोगों में होता है जो कि 60 ईयर्स के होते हैं, 60 से ऊपर के होते हैं। ठीक है, और ये आती है टू कम इनटू अटेंशन क्योंकि प्रोग्रेसिव इसमें पेशेंट को अनीमिया हो रही होती है और स्प्लीनोमेगैली। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में पेशेंट को फटीग, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स ये चीज़ें मिलेंगी। हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। सेकेंडरी गाउट, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल का टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये हमें चीज़ फ्रीक्वेंटली मिलती है। लैब्स में हमें टिपिकली मॉडरेट या सीवियर नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया मिलेगी और उसके साथ
ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टोसिस, जो अभी हमने बात की कि किस तरह के हमें रेड ब्लड सेल्स मिलते हैं, यानी इमेच्योर वाइट सेल्स होंगे, न्यूक्लिएटेड हमें एरिथ्रोइड प्रिकर्सर मिलेंगे, बिजार शेप के रेड सेल्स होंगे, पोइकिलोसाइट्स, टीयर ड्रॉप्स, ठीक है। तो इस सारे पिक्चर को हम कहते हैं ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये हमें लैब में मिलेगा। वाइट सेल का काउंट यूजुअली नॉर्मल रहता है या थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन अर्ली कोर्स में जो है वो एलिवेटेड भी हो सकता है। प्लेटलेट का अकाउंट भी नॉर्मल होगा या थोड़ा बढ़ा हुआ होगा डायग्नोसिस के टाइम पे, लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी इनका कम हो जाना जो है वो जैसे बीमारी बढ़ेगी तो ये कम हो जाएंगे। ब्लड फाइंडिंग्स इतनी स्पेसिफिक नहीं है और बोन मैरो की बायोप्सी बहुत ही ज़रूरी होती है डायग्नोसिस के लिए। प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस मुश्किल होती है ट्रीट करना एज़ कम्पेयर टू पॉलीसाइथीमिया वेरा एंड क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया उनकी निस्बत। इसमें जो मीडियन सर्वाइवल रेंज 4 से 5 साल का होता है। थ्रेट जो है ज़िंदगी को, उसमें इन्फेक्शन का हो जाना, थ्रोम्बोसिस, ब्लीडिंग जो कि प्लेटलेट की एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से है, और इसके अलावा ये भी AML में ट्रांसफॉर्म कर जाता है, तो उस जो कि 5 to 20% केसेस में हमें मिलता है। तो ये मेन थ्रेट्स हैं टू द लाइफ। JAK2 इनहिबिटर्स इफेक्टिव होते हैं कि हम इससे जो है स्प्लीनोमेगैली को कम कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स को। इवन उन लोगों में भी जिनमें JAK2 म्यूटेशंस नहीं भी है। क्यों? प्रेजमेबली इसलिए कि इंक्रीज जैक स्टेट सिग्नलिंग जो होती है वो सारे मॉलिक्यूलर सबटाइप्स में यही चीज़ कॉमन है, तो इसलिए हम इनहिबिटर्स देंगे तो इनहिबिटर्स से ये सही हो सकता है। लास्ट में कह रहा है कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी इसका क्यूरेटिव है यंग्स में, और जो कि फिट है कि प्रोसीजर को विथस्टैंड कर सके। समरी देखें, हमने सारे माइलॉइड न्यूप्लाज्म कवर किए। उनमें जो है मेनली जो है ये एडल्ट्स में होते हैं और इसमें 3 मेजर ग्रुप हैं। AML अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जो कि अग्रेसिव ट्यूमर है, इमेच्योर माइलॉइड लीनिएज का बना हुआ होता है ब्लास्ट का, और इसमें जो है ना मैरो जो है वो रिप्लेस हो जाता है इन्हीं इमेच्योर माइलॉइड लीनिएज के ब्लास्ट से और सप्रेस कर देता है नॉर्मल हेमेटोपोइसिस को, ये डिसऑर्डर। फिर हमने जो है पढ़ा इसके बारे में पढ़ा कि ये डाइवर्स एक्वायर्ड म्यूटेशंस के साथ जो है एसोसिएटेड है, जिसके नतीजे में एबनॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्सप्रेस होंगे जो कि माइलॉइड की डिफरेंशिएशन के साथ इंटरफेयर करते हैं। फिर हमने माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम अगला पढ़ा, तो इसमें नाम से पता चल रहा है कि डिसऑर्डर्ड और इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस होगी इस ट्यूमर में, और ये जो है ना एक या ज़्यादा साइटोपिनियाज के साथ प्रेजेंट करता है और 10 या 40% केसेस में AML में चला जाता है। ठीक है, इसमें से फिर AML हो जाएगा। लास्ट में हमने अभी माइलो प्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म्स पढ़े, जिनमें हमने कहा कि माइलॉइड की ट्यूमर जिसमें जो है जो प्रोडक्शन है माइलॉइड फॉर्म्ड माइलॉइड एलिमेंट्स की वो इनिशियली हमें बड़ी भी मिलेगी, इंक्रीज होगी, तो उसके नतीजे में हाई ब्लड काउंट मिलेगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस होगी। नाम से पता चला माइलो प्रोलिफरेटिव यानी बढ़ रही है इसकी जो प्रोडक्शन। ये कॉमनली एसोसिएटेड है एक्वायर्ड म्यूटेशंस के साथ, इसमें भी एक्वायर्ड होती है जो लीड करेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन करवा देंगी टायरोसिन काइनेसिस की। टायरोसिन काइनेसिस जो है वो मिमिक करेंगे सिग्नल्स को फ्रॉम द नॉर्मल ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, जो नॉर्मल ग्रोथ फैक्टर सिग्नल दे रहा है उनको भी और ज़्यादा मिमिक कौन करेगा? टायरोसिन काइनेस, तो और ज़्यादा प्रोलिफरेशन होगी, जाहिर सी बात है। तो मोस्ट कॉमन जो पैथोजेनिक काइनेजेस हैं वो कौन से? एक BCR ABL जो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में होता है, दूसरा म्यूटेटेड JAK2 जो कि अभी हमने पढ़ा पॉलीसाइथीमिया में, और माइलोफाइब्रोसिस में होता है, पॉलीसाइथीमिया वेरा में। अब सारे जो है ना ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया में और स्पेंट फेज ऑफ द मैरोफाइब्रोसिस के अंदर, जिसमें अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और स्प्लीनोमेगैली हमें मिलती है। दैट्स इट। माइलोफाइब्रोसिस हमने पढ़ा, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए मैच्योर माइलॉइड सेल्स की, स्पेशली इसमें जो है मेगा कैरियोसाइट्स की हो, तो ये JAK2 काइनेज की म्यूटेशंस की वजह से होता है जो 50% केसेस में होगा। मेगा कैरियोसाइट यानी हमारे प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर बनाएंगे, जिसके नतीजे में जो है ना मैरो की फाइब्रोसिस हो रही है। अब ये फिगर देखिए, इस पर हमें माइलोफाइब्रोसिस दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल फीचर हमें इसमें क्या मिलते हैं कि स्प्लीनोमेगैली होगी क्योंकि एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस हो रही है तो स्प्लीन बड़ी हो जाएगी। ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक स्मेयर होगा यानी टीयर ड्रॉप सेल्स होंगे, RBCs, न्यूक्लिएटेड वाले RBC होंगे, इमेच्योर ग्रेन्युलोसाइट्स होंगे। इस तरह की पिक्चर को कहते हैं ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक स्मेयर। तो इस तरह की स्मेयर इसमें फिगर में ये देखिए शोन है, और इसमें हमें पेशेंट में जो है इंक्रीज रिस्क हो जाता है इन्फेक्शन का, थ्रोम्बोसिस और ब्लीडिंग का।
ये हो गया माइलोफाइब्रोसिस। इरफान मसूद में लिखा है कि प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस जो है वो रेफ़र करता है कि क्लोनल माइलोप्रोलिफरेशन हो जाए विथ रिएक्टिव मैरो फाइब्रोसिस एंड एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, यानी इस तरह की क्लोनल माइलोप्रोलिफरेशन हो रही है जिसमें रिएक्टिव मैरोफाइब्रोसिस भी हो रही है, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस भी, तो उसको प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस कह देंगे। ये जैक2 जीन की म्यूटेशन की वजह से हो जाता है जो कि क्रोमोसोम 9 की शॉर्ट आर्म पे मौजूद है। इसमें इनएप्रोप्रिएट रिलीज़ होगा फाइब्रोजेनिक फैक्टर्स का, जो कि नियोप्लास्टिक मेगाकैरियोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स में से ये रिलीज़ हो रहे हैं। ये फाइब्रोजेनिक फैक्टर्स कौन से हैं? 2 मेन इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। मॉर्फोलॉजी जब हम देखेंगे, बोन मैरो एस्पायरेट करेंगे तो हमें ड्राई टैप मिलेगा। बोन मैरो की बायोप्सी जब हम करेंगे तो हमें इसमें बहुत ही सीवियर फाइब्रोसिस मिलेगी और जो है वो रिप्लेस हो चुका होगा रेटिकुलिन एंड कोलेजन के साथ। पेरिफेरल स्मीयर में जब हम देखेंगे तो हमें बहुत ही लार्ज एबनॉर्मल प्लेटलेट्स मिलेंगे और ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन, ये याद कर लें कि इसमें टीयर ड्रॉप सेल्स, न्यूक्लिएटेड आरबीसी और इमेच्योर डब्ल्यूबीसी मिले तो उसको हम कहते हैं ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन। क्लिनिकल फीचर्स जब हम देखेंगे इस तरह के पेशेंट्स में, माइलोफाइब्रोसिस में जो है हमें इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस की वजह से अनीमिया मिलेगी पेशेंट में, और एक्स्ट्रा मेडुलरी क्योंकि हेमेटोपोइसिस हो रही है तो स्प्लीन बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके साथ हेपेटोमेगाली भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। पोर्टल हाइपरटेंशन होगी पेशेंट को क्योंकि लिवर बड़ा हो गया है, इनलार्ज हुआ है। हाइपर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये जो है इसमें नाइट स्वेट्स, फीवर और वेट लॉस होता है। स्प्लीनिक इन्फार्क्ट कॉमन है विथ लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो हमें प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस में मिलता है। उसके बाद लास्ट ये चौथा माइलोइड न्यूप्लाज्म है जो कि एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया है। ये बेसिक में नहीं लिखा हुआ तो इसलिए हम पैथोमा और इरफान मसूद से देख लेंगे। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया हमने हर्षमोहन में भी पढ़ा था। ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है मेच्योर माइलोइड सेल्स की, स्पेशली प्लेटलेट्स की, ठीक है। उसी तरह की डेफिनेशन है जो कि माइलोफाइब्रोसिस में मिल रही है, लेकिन पिक्चर दोनों की डिफरेंट है, यानी लेकिन इसमें भी जो है प्लेटलेट्स जो है स्पेशली उनकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है। जैसे अगर हम फिगर देखें तो इसमें जो है हमें शोन है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया,